सुख दुख का छोटा सा आशियाना। घने और विशाल नीलगिरी जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें ऊंचे पेड़ों से छनकर जमीन पर सोने जैसी बिखरती थीं, वहीं एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी। वहां कोई महल नहीं था, न ही रेशमी बिस्तर, लेकिन वहां जो था इस शबाब में वो प्रभाती दुनिया के गृह सदकों के किसी भी साथ फलड़ी खजाने नमन से करती है, कीमती था। जैसे पढ़नों का एक अटूट गुम समाओ। प्रेम। इस झोपड़ी में 18 साल की गौरी, उसकी छोटी बहन चमेली, पिता माधव और मां सुधा रहते थे। माधव जंगल से सूखी लकड़ियां और जड़ी बूटियां चुनता और पास के गांव में बेचता था। सुधा जंगल के फूलों से रंग बनाती और घर संभालती थी। गरीबी थी, कई बार रात को खाने के लिए सिर्फ उबले हुए कंदमूल होते थे, लेकिन उस झोपड़ी से हमेशा हंसी की आवाज आती थी। माधव अक्सर कहता था, गौरी बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ये जंगल हमारी माँ है। जब तक हम इसका सम्मान करेंगे, ये हमें कभी भूखा नहीं सोने देगी। गौरी ने अपने पिता से यही सीखा था, मेहनत और संतोष। भाग 2। मुसीबत की काली रात। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बरसात का मौसम आने वाला था। आकाश में काले बादल घिरने लगे थे। एक दिन माधव जंगल में शहद तोड़ने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा। बारिश की वजह से पेड़ की डाल गीली थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। गौरी और सुधा दौड़कर वहां पहुंची। माधव की जान तो बच गई थी, लेकिन उसका पैर बुरी तरह टूट गया था। जंगल में कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था। सुधा ने जड़ी बूटियों का लेप लगाया, लेकिन माधव अब चलने फिरने लायक नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि उसे ठीक होने में कई महीने लगेंगे। घर का एकमात्र कमाने वाला बिस्तर पर था। जमा पूंजी इलाज में खत्म हो गई। कुछ ही दिनों में घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर भूख और लाचारी का सन्नाटा था। छोटी बहन चमेली भूख से रोने लगी थी। गौरी ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। उसी पल उसने एक फैसला लिया। उसने अपनी माँ के हाथ थामे और कहा, माँ, पिताजी ने मुझे जंगल का हर रास्ता, हर पेड़ और हर जड़ी बूटी की पहचान करना सिखाया है। अब घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। भाग 3। गौरी का संघर्ष। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी थमी, गौरी अपने कंधे पर कुल्हाड़ी और पीठ पर टोकरी लेकर जंगल में निकल पड़ी। जंगल जो उसे हमेशा अपना दोस्त लगता था, आज डरावना लग रहा था। गीली मिट्टी में पैर धंस रहे थे। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। गौरी लकड़ियां काटती, लेकिन गीली लकड़ियां बाजार में कोई नहीं खरीदता था। वो थक हार कर घर आती, लेकिन खाली हाथ। गांव के लोग ताना मारते, लड़की होकर जंगल का काम कैसे करेगी। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि जंगल के उत्तर दिशा में खतरनाक पथरीले रास्तों के पार बांस का एक ऐसा झुरमुट है जो बहुत लचीला और मजबूत है। पिताजी बताते थे कि उससे बनी चीजें बहुत कीमती होती हैं। गौरी ने जोखिम उठाया। वो पथरीले रास्तों पर चली। कांटों से उसके पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन वो उस बांस के जंगल तक पहुंच गई। उसने और उसकी छोटी बहन चमेली ने मिलकर दिन रात मेहनत की। गौरी बांस काट कर लाती और चमेली व मां मिलकर उससे सुंदर टोकरियां, खिलौने और सजावट का सामान बनाती। भाग 4। जंगल का वरदान और सूझबूझ। सिर्फ बांस ही नहीं, गौरी ने अपनी बुद्धि का भी प्रयोग किया। उसने देखा कि जंगल में महुआ के फूल गिर रहे हैं, जिन्हें अक्सर लोग पैरों तले रौंद देते हैं। गौरी ने उन फूलों को इकट्ठा किया। उसने माँ से सीखा था कि महुआ के फूलों से बहुत पौष्टिक लड्डू और औषधियाँ बनती हैं। अब गौरी का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता। वो मीलों चलकर जंगल जाती, भारी बांस ढोकर लाती, फिर महुआ बीनती। रात को दिए की मध्यम रोशनी में पूरा परिवार, यहाँ तक कि लेटे लेटे पिता माधव भी टोकरियों पर नक्काशी बताते। संघर्ष बहुत कड़ा था। एक बार जंगल में गौरी का सामना एक जंगली सूअर से हो गया। गौरी डरी, लेकिन भागी नहीं। वो एक पेड़ के पीछे छिप गई और अपनी सांसें रोके रखीं। जब खतरा टल गया तो वो रोई नहीं, बल्कि और मजबूती से काम में जुट गई। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन परिवार की भूख मिटाने की जिद उन छालों से बड़ी थी। भाग 5। बाजार में चमत्कार। हफ्ते भर की कड़ी मेहनत के बाद गौरी और चमेली शहर के बड़े हाट यानी बाजार में गईं। उनके पास साधारण लकड़ियां नहीं थीं। उनके पास सुंदर नक्काशीदार बांस की टोकरियां थीं, जिन पर जंगल के प्राकृतिक रंगों से चित्रकारी की गई थी, और महुआ के स्वादिष्ट लड्डू थे। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन गौरी की आवाज में आत्मविश्वास था। उसने जोर से कहा, शुद्ध जंगल की ताजगी, मजबूत टोकरियां और सेहतमंद महुआ। एक अमीर व्यापारी की नजर उन टोकरियों पर पड़ी। उसने ऐसी कारीगरी पहले कभी नहीं देखी थी। उसने एक टोकरी उठाई और उसकी मजबूती देखकर दंग रह गया। उसने गौरी से पूछा, ये किसने बनाई है?
गौरी ने गर्व से कहा, मेरे परिवार ने मिलजुल कर। व्यापारी ने गौरी का सारा सामान, सारी टोकरियां और सारे लड्डू दोगुने दाम पर खरीद लिए। इतना ही नहीं, उसने गौरी को शहर की एक बड़ी दुकान के लिए हर महीने ऐसी ही 50 टोकरियां बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। भाग 6, खुशहाली की वापसी। जब गौरी घर लौटी तो उसकी झोली में पैसे और ढेर सारा अनाज था। उसने सबसे पहले पिता के लिए अच्छी दवाइयां खरीदी। जब उसने माँ के हाथ में कमाई रखी तो माँ रो पड़ी। पिता माधव ने गौरी के सिर पर हाथ रखकर कहा, मुझे लगा था मेरा पैर टूटने से हम बिखर जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी ने तो हमें और मजबूत बना दिया। धीरे धीरे गौरी का काम बढ़ने लगा। उसने गांव की दूसरी औरतों को भी अपने साथ जोड़ा जो गरीब थीं। उसने उन्हें बांस का काम सिखाया। अब गौरी सिर्फ एक लकड़ी काटने वाली नहीं थी, वो एक छोटी सी उद्यमी बन गई थी। उपसंहार, एंडिंग। 2 साल बीत गए। अब वो फूस की झोपड़ी एक पक्के सुंदर छोटे घर में बदल गई थी, जिसके चारों ओर फूलों की क्यारियां थीं। पिता माधव अब ठीक हो गए थे और वो अब जंगल के रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड के रूप में काम करते थे। छोटी बहन चमेली अब स्कूल जाती थी। गौरी ने साबित कर दिया था कि जंगल में रहने वाला इंसान असहाय नहीं होता। उसने जंगल से सिर्फ लिया नहीं, बल्कि जंगल को दिया भी। उसने जंगल में नए पेड़ लगाए और उसकी रक्षा की। शाम के समय पूरा परिवार अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। गौरी ने अपनी माँ की ओर देखा और मुस्कुराई। ये मुस्कान संघर्ष की नहीं, संतोष की थी। जंगल वही था, परिवार वही था, बस हालात बदल गए थे, गौरी की हिम्मत और मेहनत की वजह से। शिक्षा, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर परिवार का साथ हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो इंसान जंगल में भी अपना रास्ता बना सकता है।